हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के इस लेक्चर में। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं 10th साइंस। और फिजिक्स का हम पहला चैप्टर की बात कर रहे हैं जो है हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। हमको सिर्फ दो ही फिनोमेना की बात करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट होती क्या है। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, वो था साउंड। तो साउंड को हम डिफाइन करते थे तो हम बोलते थे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन द सेम वे लाइट की अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, जिससे क्या होता है, हमको सेंस ऑफ विजन मिलता है। सेंस ऑफ विजन मतलब ऐसा जिसके कारण हम किसी भी चीजों को देख पाते हैं। कहा जाए कौन सी एनर्जी है, तो कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? ये आपके पास ऐसा है कि सन से जो भी आपके पास एनर्जी निकल के आ रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सुना भी होगा, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो। सुना है? नहीं सुना? पता होना चाहिए भाई इतना तो। हाँ, तो बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो अगर हम बोलते हैं तो ऐसे नाम को पकड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वेव्स मतलब एनर्जी। समझ में आ रही बात? अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव, तो आप बोलेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? वेव के। समझ में आ रही बात? तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब ऐसा है कि ऐसी एनर्जी या ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट भी हो और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट भी हो। समझ में आ रही बात? पर इसकी डेफिनेशन जो होती है वो आप शायद बड़ी कक्षाओं में आकर पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब सीधी सी बात ऐसा है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और दोनों ये जो फील्ड हो वो क्या हो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हो, और आपस में भी परपेंडिकुलर हो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वेव यूं जा रही है, समझ में आ रही बात? ऐसा तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रही बात? और इस चीज को आप कमरे के कोने से भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। कोई भी कोना ले लीजिए कमरे का इस तरह से, तो ये डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो मैंने बोला सर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हुआ करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है, उसके भी बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, है ना। पर उसका वो पार्ट जिससे हम क्या करते हैं देख पाते हैं, जो पार्ट हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए, सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पांसिबल होता है, हम बोलते हैं आपके पास ऐसा है कि विजिबल रीजन जो हम बोलते हैं। समझ में आ रही बात? विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप बोलते हैं, या फिर 400 से 750 नैनोमीटर तक अगर बात की जाए, है ना। तो अगर इस सन की रेडिएशन जो मेरे पास आ रही है या मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का क्या कहलाता है? विजिबल रीजन कहलाता है। कितना क्या कहलाता है? 400 टू 750 नैनोमीटर की जो रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो विजिबल रेंज कहलाता है, और वो एनर्जी ही कहलाएगी मेरी क्या? लाइट। उसके अलावा जो कुछ भी है, माइक्रो है, रेडियो है, गामा रेज है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। विजिबिलिटी मुझे सिर्फ यहां से मिलेगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो ये तो हो गया मेरे पास सिंपल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉजेस सेंस ऑफ विजन। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट का जो होता है, ये लाइट एनर्जी जो हुआ करती है, उसका नेचर कैसा होता है। देखो ऐसा है कि शुरुआती दौर में जब हम बात करते हैं तो ऐसा है कि थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं ना, तो अच्छी कहानी है, आपको मजा आएगा मेरे हिसाब से, है ना। बाकी आप जाने तो ऐसा कि किसी जमाने में जब न्यूटन साहब का एक आधिपत्य था, है ना। आधिपत्य मतलब ऐसा है कि आप समझ लो, ऐसा है कि बड़ा नाम था उनका। तो बेसिकली ऐसा है कि जो फर्स्ट थ्योरी जो लाइट के ऊपर आई है वो न्यूटन साहब की थी, है ना। कौन सी थ्योरी थी? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
क्या कहा था उन्होंने कहा था सर ऐसा है कि आपको लाइट एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर मतलब ऐसा है कि लाइट रे जो मेरे पास आ रही है, ये रे जो आ रही है उसमें एक्चुअली क्या है कि ये लाइट रे जो मेरे पास ऐसा है कि एनर्जी नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स किसके, लाइट के, जो बैक टू बैक आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो पार्टिकल ट्रेन्स कह सकते हैं। ट्रेन के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे डब्बे होते हैं बैक टू बैक, उसी तरह से आपके पार्टिकल के ऊपर एक और पार्टिकल पीछे, ऐसा। तो आपको बहुत सारे पार्टिकल बैक टू बैक आपके पास आ रहे हैं, है ना। तो ये आपके पास एक रे हो गई। समझ में आ रही बात? ऐसा नेचर था। उन्होंने कुछ फिनोमेना डिफाइन किए थे यहाँ पर, वो थे आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ऑब्वियसली। तो वो यहाँ से प्रूव हो गया था और हमने बात तो बिल्कुल सत्य साफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही। और उन्हीं के समय के टाइम पे वेव थ्योरी भी आई थी, जिसको दिया था हाइजेंस ने। किसने दिया था? हाइजेंस ने। और भाई साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, सीधी सी बात ऐसा है कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर नहीं शो करती, वो शो करती है वेव नेचर। क्या शो करती है? वेव नेचर। अब वेव नेचर के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दिए थे। लॉजिक कौन कौन से दिए थे? उन्होंने कहा था सर ऐसा है कि ओके रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पर उन्होंने कुछ और फिनोमेना डिस्क्राइब किए थे, जैसे कि मेरे पास था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे ये वर्ड, पर जहां तक मुझे पता है डिफ्रैक्शन जो वर्ड है वो आपकी बुक के अंदर है। कहां पर है? बुक के अंदर है। आप ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है ना, उसके अंदर एक जगह आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वर्ड का यूज किया गया है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। बचपन से आपने क्या पढ़ा है? एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ऐसा है कि मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास ऐसा है कि कार्डबोर्ड है, उसके अंदर मैंने होल किया, आगे मैंने एक मोमबत्ती रख दी है, फिर हम देखते हैं भी ऐसा कि होल से रोशनी निकल के आती है, तो हम बोलते थे भाई ऐसा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, ऐसा कुछ था। और बेसिकली ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आप बोलते हैं भाई, ऐसा है बेंडिंग फिनोमेना भी होता है कि अगर आपको लाइट एजेस से टकराती है तो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और जिस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डेफिनेटली आपको 12th में ब्रीफली आप इस चीज को पढ़ेंगे। पर बेसिकली हमारे पास ऐसा है कि छोटा सा जो पोर्शन है, बॉक्स जो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वहां पर ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और जैसा कि एनसीईआरटी लास्ट सीबीएसई ने कहा है, क्या कहा है? हर वो चीज जो बुक के अंदर, इवन बॉक्सेस के अंदर भी मेंशन्ड है, वो आपके कोर्स में है, वहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं। तो मेरे पास ऐसा है कि कुछ उन्होंने फिनोमेना जो इस तरह से शो किए, जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब आपके पास ऐसा है कि दो वेव्स बनती हैं, मिलती हैं, एक वेव ये है, दूसरी वेव एक और है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया मतलब ऐसा है कि थोड़ा सोच आ जाए, एक वेव ऐसे सिमिलर फेज में आपको एक और वेव है, तो आपके पास ऐसा है कि अल्टीमेटली दो वेव्स मिलेंगी, तो आपके पास ऐसा है कि इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। जैसा हम सोचते जनरली, एक जनरल इल्यूमिनेशन का केस ऐसा हुआ करता है। पर अगर मेरे पास सेकंड वेव का फेज उल्टा होता, इस तरह से जारी होती है, तो इस केस में आपके पास कोई भी लाइट नहीं मिलती है। ये भी लाइट एनर्जी है, ये भी लाइट की वेव, दो लाइट की वेव मिलके डार्कनेस भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही बात? किसका? इंटरफेरेंस का। एक वेव दूसरे के साथ क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है। तो मेरे पास क्या होता है कि लाइट प्लस लाइट मिलके नो लाइट। समझ में आ रही बात? तो ऐसे जो फिनोमेना थे वो आपस वेव नेचर से, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे थे। पर पार्टिकल की बात की जाए तो पार्टिकल में अगर ऐसा लाइट का एक पार्टिकल दूसरे लाइट का पार्टिकल जुड़ के आप ऐसा कर सकते हो, आपस ज्यादा लाइट मिलनी चाहिए, तो एक जनरल इल्यूमिनेशन का केस आता है। पर ये केस नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था, तो जो कि वेव थ्योरी से हो पा रहा था, तो हाइजेंस ने न्यूटन साहब को क्या किया? गलत प्रूव किया। और बेसिकली उस समय तो वो प्रूव कर भी नहीं पाए थे। न्यूटन साहब का इतना दबदबा था कि किसी ने भी वेव थ्योरी को अप्रूवल दिया भी नहीं। समझ में आ रही बात? बाद में जब ऐसा कि बहुत समय के बाद वेव थ्योरी को अप्रूवल मिला, है ना, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कि इनको भी नोबेल प्राइज जो मिला था इनकी डेथ के बाद मिला था, है ना, किसके ऊपर? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। किसको? हाइजेंस साहब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है क्वांटम थ्योरी। ऑब्वियसली अच्छी सी थ्योरी जो कि पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करती है, और इसके ऊपर आधारित कुछ एक्सपेरिमेंट थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा, वी कैन कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने कहा था क्या कि भाई ऐसा है कि हम बोलते हैं क्वांटा मतलब कि मेरे पास ऐसा लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा मतलब पार्टिकल, तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, उस एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। समझ में आ रही बात? क्या? फोटोन। तो फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट, और उसके हिसाब से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया था। और वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती।
तो पहले क्या था, पार्टिकल नेचर हमने बात की थी, फिर आपके पास हो गया लाइट का वेव नेचर होता है, उसके बाद आगे आपके पास कौन सा, क्वांटम थ्योरी, जो पार्टिकल नेचर को बात करती है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मैंने कहा हर्ट्ज ने, वेरीफाई उन्होंने किया है ना, काफी समय हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर नहीं पता हमारे, तो उसके बाद आपके पास आइंस्टीन साहब आए थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को सही बोला है ना, और फिर उन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो आया हमारे पास ऐसा उस समय डुअल नेचर का। कौन से नेचर का आया, डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब समझते हो, मतलब ऐसा है कि आपको लाइट का नेचर जो हुआ करता है वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, डी ब्रोगली साहब ने दिया था, और आइंस्टीन का वेरिफिकेशन भी था, और बहुत सारी मेरे पास थ्योरीज जो थी वो इसको क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया। तो अगर आपको कोई पूछे लाइट का नेचर कैसा होता है, मैंने कहा डुअल नेचर हुआ करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। समझ में आ रही बात। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट का जो सोर्स की बात है, सोर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। तो मेरे पास लाइट के सोर्स की बात करें तो मेरे पास सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, है ना। कौन कौन से, तो मैंने कहा था सोर्स जो हुआ करते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ल्यूमिनस, और दूसरा जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा है कि जिसकी खुद की एनर्जी होती है ना, और नॉन ल्यूमिनस मतलब क्या हो जाएगा, जो क्या करता है किसी और की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हुए आप तक सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो एक्चुअल सोर्स जो हुआ वो क्या हुआ, ल्यूमिनस सोर्स। कौन हुआ, ल्यूमिनस। समझ में आई बात। तो भी ऐसा है कि आपके पास ल्यूमिनस की बात की जाए तो हम बोलेंगे इटसेल्फ emits light। समझ में आई बात। वैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं तो सारा पढ़ ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से मीडियम ऑफ लाइट की बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ओपेक होता है ना, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से हमको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहिए। समझ में आई बात। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई मुझे बताएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। हाँ नहीं, अच्छा बेसिकली आपने ऐसा कि ये डायग्राम तो जरूर देखा होगा सभी ने, लोग बना देते सर ऐसा कुछ है ना, तो ये मैंने पॉलिश कर दिया सरफेस को, और मैंने बस एक लाइट की इस तरह से बना दी। और मेरे हिसाब से आप ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहां से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, है ना। फिर आप बोलते होंगे सर ऐसा है कि दिस इज माय इंसिडेंट रे, है ना, और फिर हम यहाँ पे बोलते सर ऐसा ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ओके नेक्स्ट मेरे पास ये क्या, मैंने कहा नॉर्मल। नॉर्मल इज व्हाट सर, ये भी एक लाइन है जो क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल यूनिट नहीं सर, नॉर्मली मैं जाता हूं सर, खेलता हूं, खाना खाता हूं, फलाना करता हूं, पढ़ाई करता हूं, वो नॉर्मली नहीं है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल का दूसरा मतलब परपेंडिकुलर भी हुआ करता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करते सर ऐसा है कि एक है इंसिडेंट रे, ये है मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो आपका ऐसा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो आपके पास नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा कुछ देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट तो वही अभी भी छूट गया है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या बोलेंगे। तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि मेरे पास एक मीडियम है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। थोड़ा डायग्राम आपको लगता होगा सर ऐसा है थोड़ा सा, आप ऐसा है कि एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उस हिसाब से ऐसा है कि थोड़ा सा इस तरह से बना दीजिएगा, क्योंकि आई और आर बराबर होता है। क्या होता है, आई और आर बराबर होता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ऐसा कि डेफिनेशन क्या होती है, तो मेरे पास एक मीडियम है, एक मीडियम में आपका लाइट, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे टकराएगी, और लाइट वापस टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जा रही है। समझ में आ रही बात। तो व्हेन लाइट, है ना, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, लिखिए फटाफट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls on, when a beam of light, when a beam of light falls on a
reflecting surface, it returns back to same medium. That's to the same medium. This phenomena is called reflection of light. सबको समझ में आ रही बात? तो when a beam of light falls on a reflecting surface, it returns back to same medium. This phenomena is called reflection of light. समझ में आ रही बात? तो जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा करते हैं। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक आती है इंसिडेंट रे, है ना? तो आपको पता ही है सीधी सी बात है, जो रे इंसिडेंस हो रही है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वो कहलाती है इंसिडेंट रे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे निकलती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। आपस में बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ करता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो होता है आपस एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। समझ में आ रही बात? तो एंगल आई जो मेरे पास है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर जो है वो मेरे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लीज सभी साथ साथ में कॉपी में नोटबुक में नोट करते जाइएगा जो भी आपके पास है, सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो आपके पास दो लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला लॉ ये कहता है, सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास यहाँ पर एक्चुअली तीन मेरे पास लाइंस हैं। एक है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड है नॉर्मल। क्या है मेरे पास? ये नॉर्मल है ना, याद रखिएगा ये मेरे पास क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो तीनों की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा। पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। कहां लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे? मैंने कहा सर ऐसा है इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड reflected ray all lie in same plane, all lie in same plane। ठीक है, सेकंड लॉ की बात करते हैं फटाफट। सेकंड लॉ क्या होता है मेरे पास? बताइए सभी को। बहुत बढ़िया, क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection। तो इस हिसाब से एंगल I is equals to एंगल R हुआ करता है। क्या हुआ करता है? एंगल I जो होता है किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हुआ करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है किसी को? चलिए अब हम बात करते हैं। बेसिकली ऐसा है कि मेरे पास रिफ्लेक्शन कितनी तरीके का हुआ करता है, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो मेरे पास जो जनरली मेरे पास जो कोर्स में होता है वो है मेरे पास सिंपल सा क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब मेरे पास ऐसा है, मेरे पास सरफेस बड़ी ही स्मूथ होगी, समझ में आई बात? उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर मेरे पास सरफेस ऐसी रफ सरफेस है आपके पास, तो उस समय रिफ्लेक्शन होगा मेरे पास, उस समय भी हो सकता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो सकता है ना? तो उस केस में जो आपके पास रिफ्लेक्शन जो आएगा उसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ में आई बात? यहाँ पे एंगल है, एंगल आप यहाँ से भी हो सकता है आपके पास ऐसा, डेफिनेटली। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, भले सरफेस आपके पास कैसी भी रफ हो या स्मूथ हो, आपके पास ये ध्यान रखिएगा हर बीम के लिए, रे ऑफ लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? और प्लेन वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से आपके पास इजीली जजमेंट का मतलब ऐसा है
कि आपके पास जैसे कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है और टकरा के ऐसे जा रही है, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपके पास एक लाइट ऐसे आ रही होगी जो कि नॉर्मल होगी, जो उसके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी नॉर्मल। ये लाइट आ रही थी वो उसको बोलेंगे इंसिडेंट, जब टकरा के जा रही है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात? तो इस केस में आपको देखेंगे तो मेरे पास एक प्लेन बनेगा, तीनों लाइंस आपस एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास जो यहाँ पे तीनों लाइंस जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दीज आर कोप्लेनर लाइंस। क्या बोल सकते हैं इनको? कोप्लेनर लाइंस। तो इस तरह से भी इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे फिर थोड़ा सा। ओके, अब हम बात करेंगे भी एसआई की रिफ्लेक्शन होता किससे। तो मेरे पास ऐसा आइडियली जो सरफेस जो होती है जो कि एक तरह से पॉलिश्ड होती है, उसे हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? मिरर की। तो मिरर क्या होता है? तो बेसिकली अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर, अगर आप फिजिक्स के मार्केट में, मिरर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। समझ में आ रही बात? विच में बी रेगुलर और इरेगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनरली आपके पास क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा जनरली स्मूथ, है ना? लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जनरली स्मूथ एंड व्हाट कैन वी से अगेन, ऐसा रहता है which reflects maximum fraction of incident light। देखो एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मिरर की अगर बात की जाए पहले कैसा भी मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, पर एक चीज हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो दिमाग में क्या कि सीधी सी बात है, कोई भी मीडियम, कोई भी सरफेस 100% रिफ्लेक्शन करना इम्पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना? 100% रिफ्लेक्शन इम्पॉसिबल सा टास्क है, वो आइडियल केस हो जाता है। पर बेसिकली ध्यान रखिए मेरे पास ऐसा है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मैक्सिमम इंसिडेंट लाइट को, मैक्सिमम इंसिडेंट एनर्जी को क्या कर दे? आपके पास रिफ्लेक्ट कर पाए। समझ में आ रही बात? 100% इसलिए नहीं हो सकता, पर ऐसा कुछ पार्ट एनर्जी का आपके पास ऐसा कह सकते हैं, इसलिए ऐसा है तो आपके पास हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है ना? या फिर सीधी सी बात ऐसा है कि हमेशा ऐसा है कोई भी और सरफेस हो तो कुछ पार्ट तो एनर्जी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि मेरे पास कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर लाइट पड़ी तो वो एनर्जी जो है उसका कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और कुछ पार्ट आपको रिफ्लेक्ट करता है, पर आपको जो रिफ्लेक्शन वाली जो एनर्जी जो होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन वाली जो लाइट होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम फ्रैक्शन की होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? इंसिडेंट लाइट के कंपैरिजन में। समझ में आ रही बात? तो ये होता है मेरे पास मिरर। मिरर की अगर डेफिनेशन आपको कहा जाए, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, लोग इतना भी कहते हैं तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर अच्छा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात की जाए तो मेरे पास मिरर होते हैं मार्केट के अंदर दो तरीके के। कितने तरीके के? जनरली दो तरीके के, और भी होते हैं टाइप्स, पर हमारे कोर्स में दो ही। समझ में आ रही बात? पहला जो मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास, क्या आता है? प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर्स। और दूसरे जो मेरे पास होते हैं वो मेरे पास होते हैं कौन से? स्फेरिकल मिरर्स। कौन से हुआ करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। समझ में आ रही बात? दोनों के बारे में बात करेंगे बकायदा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन के बारे में। तो प्लेन के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह का मेरे पास सरफेस एकदम स्मूथ स्ट्रेट, इसका मैंने एक साइड क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो ये मेरे पास हो जाता है प्लेन मिरर। क्या हो जाता है? प्लेन मिरर। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात है कि मैंने बोला सर ऐसा है कि यहाँ पर एक बंदा इस तरह से खड़ा हुआ है, समझ में आ रही बात? यहाँ पर भी ऐसा है कि एक बंदा, तो ऐसा है कि उसकी इमेज इस तरह बनेगी। क्या बनेगी? उसकी इमेज इस तरह से, ठीक है? तो उसकी इमेज यहाँ पे इस तरह से क्या होगी? बनेगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जितनी डिस्टेंस आपके पास ये होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जिसको हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उतनी डिस्टेंस आपके पास क्या होगी? मिरर की होगी। तो
जितना दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मिरर से उतना ही दूर आपकी क्या बनती है, इमेज बना करती है। किस केस के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। सबको समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूं? चलिए दूसरी चीज ऐसा है कि आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज सेम होता है। समझ में आ रही बात? जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, आपका जो इमेज जो बना करती है, जो आपके पास इमेज बन रही है ना, ये आपके पास जो इमेज बन रही है ये आपका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है। क्या होता है नेचर, वर्चुअल। अब ऐसा है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, अगर आप कोई बोले तो बेसिकली ऐसा है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारे लाइट के अंदर कि मेरे पास जो भी इमेज बना करती है वो लाइट के इंटरसेक्शन से बना करती है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम ब्रीफली बाद में बात करेंगे। तो आपका ऐसा है कि जब आपके पास इमेज ऐसे लगे कि ऐसा है कि अगर बात की जाए आपके पास तो हम बोलते हैं ऐसा अपीयर्स, है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कहा जाए कि which only appears to the eye to formed by the rays of light, तो सीधी सी बात ऐसा कि एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस वहां पर नहीं होता है। जब हम लाइट रेस को एक्सटेंड करते हैं तब वो इमेज बनती है। अगर सिंपल फॉर्म में अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि वो इमेजेस जिनको स्क्रीन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्या बोल सकते हैं, वो इमेजेस जिनको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, जिसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जाता है ना, तो दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, या फिर कहा जाए ऐसा कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से वो नहीं बनती हैं। तो आपके पास लाइट कहीं और इंटरसेक्ट हो रही है पर आप उनको एक्सटेंड करते हैं, उस कारण से जो आपके पास बनती है वो आपके पास क्या होती है, आपके पास वर्चुअल इमेजेस होती है। पर अगर यहाँ पे बेसिकली और कुछ बात की जाए और क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कभी पूछा जाए कि अगर ये ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से इसकी अप्रोच करता है, इसके तरफ अप्रोच करता है, प्लेन मिरर की तरफ अप्रोच करता है, उतनी स्पीड से आपके पास क्या होगी, इमेज भी मिरर की तरफ अप्रोच करेगी। समझ में आ रही बात? ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर, बेसिकली ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर। क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ करता है ना। अब इस चीज को समझने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए हमें जंप करना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। जब ये टॉपिक वहां क्लियर होगा तब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्फेरिकल मिरर की अगर बात करते हैं तो ये मेरे पास मार्केट के अंदर दो नामों से पाए जाते हैं। दो कौन कौन से, तो मैंने कहा ऐसा कि ये दो तरीके के होते हैं। एक बेचारा मेरे पास जो हुआ करता है उसको मार्केट में बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और दूसरे जो मेरे पास होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास, कॉन्वेक्स। ठीक है, और उससे भी पहले अगर बात की जाए व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, तो सीधी सी बात ऐसा है कि कोई भी मेरे पास मिरर है वो अगर पार्ट हो किसके, स्फेयर का पार्ट हो। जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास कोई एक स्फेयर है ना, ग्लास का होलो स्फेयर, मैंने इसका इतना पार्ट कट कर दिया तो मेरे पास ऐसा कुछ आया, और मैंने क्या किया, फिर उसका एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। मैं चाहूं तो ये वाला पार्ट भी पॉलिश कर सकता हूं, चाहूं तो ये वाला पार्ट भी पॉलिश कर सकता हूं। समझ में आ रही बात जो मैं कहना चाहता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे पास सीधी सी बात ऐसा कुछ है ना, तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप आई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव है ना, तो इसके दो तरह की सरफेस हुआ करती है। कितनी तरह की सरफेस हुआ करती है, दो तरह की सरफेस हुआ करती है। एक तो ये वाली जो आपको दिख रही है, दूसरी आपके पास इधर वाली। समझ में आ रही बात? तो आप चम्मच लेना, आराम से सामने से देखना, आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये वाला पार्ट है और ये इसके पीछे वाला पार्ट। समझ में आ रही बात? तो इस केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आपका अपीयरेंस जो लगता है वो लगता है ऐसा इट्स एंट्रेंस ऑफ ए केव। कैसा लगता है, एंट्रेंस ऑफ ए केव। ये वाला जो पार्ट आपका कहलाता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव पार्ट। समझ में आ रही बात? और जो पीछे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है कॉन्वेक्स। कैसा कहलाता है, कॉन्वेक्स। तो बेसिक कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो कॉनकेव मिरर वो होता है मिरर जिसका कॉन्वेक्स पार्ट क्या हो, पॉलिश्ड हो। क्या बोलते हैं इसको, whose convex part is polished। जिसका कॉन्वेक्स पार्ट पॉलिश हुआ करता है उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, जो भी लाइट पे आनी चाहिए वो किससे टकरानी चाहिए, कॉनकेव से टकराती है। तो कॉन्वेक्स
से नहीं, कॉनकेव से टकराती है, तो कॉनकेव से रिफ्लेक्शन होता है, कॉनकेव पार्ट से अगर आपका रिफ्लेक्शन होता है तो कॉनकेव मिरर है। सिंपली आप याद रखें कॉन्वेक्स पार्ट पॉलिश होना चाहिए तो कॉनकेव है। सिमिलरली कॉन्वेक्स की बात की जाए तो आपका ये जो कॉनकेव वाला पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो आप कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन हुज कॉनकेव पार्ट इज पॉलिश्ड। समझ में आई बात, जिसका कॉनकेव पार्ट पॉलिश हो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की जब मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो समझ में आया सभी को, क्लियर चीज? ओके, तो मेरे पास सीधी सी बात, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स की बात की जाए तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होते हैं, किसी स्फीयर के पार्ट है, क्या करते हैं, किसके पार्ट है, किसी स्फीयर के पार्ट है, स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली वन साइड मेरे पास पॉलिश्ड होगी, तो मेरे पास ऐसा है कि इस तरह की सरफेस, जैसे मेरे पास कोई स्फीयर, होलो स्फीयर ग्लास का, तो मैंने इतना पार्ट मैंने इसको कैंसिल कर दिया, कट कर लिया, तो मेरे पास इस तरह की कुछ सरफेस आती है। ठीक है, अब मैंने बात की सीधी सी बात ऐसा है कि ये जो एंट्रेंस है, ये सरफेस इधर से देखा जाए तो कॉनकेव जैसा लगता है, सॉरी केव जैसा लगता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया कॉनकेव। और बैक वाला जो पार्ट वो कहलाएगा कॉन्वेक्स। समझ में आ रही बात? अगर मैंने कॉन्वेक्स साइड पॉलिश करी तो कॉनकेव मिरर होता है, और अगर मैंने ऐसा है कॉनकेव साइड पॉलिश करी तो मिरर होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ऑब्वियसली सर ऐसा है कि जिस आपका स्फीयर का ये जो पार्ट होता है, आपका क्या पार्ट होता है, मिरर, जिस भी आपका होलो स्फीयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब सवाल क्या पूछा गया है कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, क्या पूछा गया है, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो हम बोलते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट। कैसे समझते हैं? बेसिकली ऐसा है कि अगर कहा जाए कि आपके पास एक छोटा सा मिरर है, छोटा सा क्या है मेरे पास, प्लेन मिरर है, तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि ये अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी किसी किसी स्फीयर का पार्ट होना चाहिए। अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा जाए तो बोलूंगा सर ऐसा कि किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा स्फीयर होगा जिसका ये स्ट्रेट पार्ट होगा? तो मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर मेरे पास बहुत ही बड़ा स्फीयर है, बहुत बहुत बड़ा स्फीयर है ना, समझ लो ऐसा मैंने एक बड़ा सा स्फीयर यहाँ पे बनाया, ठीक है इधर, तो मेरे पास ऐसे बहुत बड़े स्फीयर की अगर बात की जाए तो मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा, मेरे पास ऐसा कोई स्फीयर लिया, उसको मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा लिया, अगर मैं उसको देखूंगा निकाल के तो मेरे पास एक स्ट्रेट जैसा निकलेगा। यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास बना लो, है ना, और ये एक्सटेंड कर लिया। समझ में आ रही बात? वैसा अच्छा नहीं बनाया, मुझे पता है ना, तो मैंने कैसे ऐसा कि बड़ा सा स्फीयर ले लो, बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा। तो मेरे पास ऐसा कि परफेक्टली स्ट्रेट लाइन जैसे अगर बात की जाए तो ये स्फीयर जो होना चाहिए उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होगी। तो आप बोलेंगे सर ऐसा है, उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर की बात हम करेंगे छोटे से पार्ट को। समझ में आ रही बात? तो प्लेन मिरर की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाए तो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखिए, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है एनटीएससी वगैरह में, अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको खुद को पूरा देखना है ना, आपको खुद को क्या करना है, पूरा देखना है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा है कि बंदा है, ठीक है, जिसकी हाइट खुद की कितनी है, 1 मिनट, है ना, तो एक बंदा है जिसकी खुद की हाइट कितनी है, h है, उसको खुद को पूरा देखने के लिए कितनी हाइट का मिरर लगेगा? समझ में आ रही बात मैं जो बोल रहा हूँ? तो भाई ऐसा है कि उसको जो मिरर चाहिए, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा ऐसा कि अगर बंदे को खुद को कंप्लीटली देखने के लिए उसकी हाइट की हाफ हाइट का क्या चाहिए, मिरर चाहिएगा। समझ में आ रही बात? क्या फैक्ट है ना, और उसको हम ऐसा कि बाद में समय मिलेगा तो हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो क्या है, आपके पास ऐसा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद को पूरा देखने के लिए या किसी पर्सन को खुद को देखने के लिए उसकी हाइट के आधी हाइट का मिरर चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके, कोई नहीं, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने बात की आज, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी जो चीजें हम वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके।